हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं ममतेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे साथी? उम्मीद करूंगा आप बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम शानदार होंगे, एकदम लाजवाब गजब जबरदस्त मेरे दोस्त आप सभी होंगे। तो सभी मेरे प्यारे साथी जुड़ेंगे अपनी कक्षा के साथ और सभी दोस्तों को प्रणाम है मेरे दोस्त। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं भाषा एवं बोली को पढ़ेंगे। भाषा क्या होती है और बोली क्या होती है, इनके दोनों के बीच के अंतर को भी जानेंगे मेरे दोस्त। ठीक है। 2 दिन मैंने साहित्य आप लोगों का इसलिए रखा है जिससे मेरे दोस्त हम साहित्य के सिलेबस को भी लगातार लेकर के चलें, जिससे आपको अंत में ज़्यादा प्रेशर ना झेलना पड़े। ठीक है ना। तो इसीलिए मेरे दोस्त साहित्य को लेकर के चल रहे हैं। ठीक है वीर। तो चलिएगा, सभी विद्यार्थी जुड़िएगा अपनी कक्षा के साथ और सभी दोस्तों को प्रणाम नमस्कार मेरे दोस्त। आप सभी को एकदम बेहतर और जबरदस्त तरीके से, एकदम अच्छे तरीके से मेरे शेर अपनी कक्षा के साथ जुड़ जाएंगे। चलिए वीर, ठीक है। देखिए, मैंने क्या कहा, अब भाषा और साहित्य की अगर मैं भाषा हिंदी साहित्य की क्लास को पहली कक्षा को मैं शुरू करने जा रहा हूं। इसमें मेरे दोस्तों सबसे पहले आती है आप लोगों की, जिसको हम कहते हैं क्या, भाषा। भैया जी, भाषा किसे कहते हैं और बोली किसे कहते हैं? ठीक है जी, ये बात का हमें ध्यान रखना है। देखो, अगर मैं भाषा की बात करता हूं मेरे दोस्त, अगर मैं भाषा की बात करता हूं तो भाषा मनुष्य के विचारों और भावनाओं की अभिव्यक्ति का साधन ही भाषा है। मनुष्य के विचारों और मनुष्य के जो विचार होते हैं और जो हमारी अभिव्यक्ति होती है, उसका मेरे दोस्त क्या होता है, साधन होता है भाषा। बात समझ में आ गई है ना? देखिए, मैंने बोला है आप लोगों से कि भाषा किसे कहते हैं, मनुष्य के विचारों और भावनाओं की अभिव्यक्ति का। मनुष्य के विचारों, मनुष्य के विचारों, विचार जो होते हैं, मनुष्य के विचारों और भावनाओं की, और भावनाओं की अभिव्यक्ति का, भावनाओं की अभिव्यक्ति का, भावनाओं की अभिव्यक्ति का साधन ही भाषा है। अभिव्यक्ति का साधन ही भाषा है, ही भाषा है। अर्थात मैं अगर आप लोगों से बात करूं, ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्त, मैं अगर आप लोगों से बात करूं, भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम है। भाषा क्या होती है? विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम होता है। या मैं कह दूं, अभिव्यक्त का मतलब होता है मेरे दोस्त अपने विचारों को दूसरे के समक्ष रखना, और उसका माध्यम क्या है? उसका माध्यम है मेरे दोस्त हमारी भाषा। बिना भाषा के हम अपने जो अभिव्यक्त हैं, जो अपने शब्द हैं, वो मेरे दोस्त अपने विचारों को नहीं रख सकते हैं। बात समझ में आ गई क्या ना? बात क्लियर हो गई मेरे दोस्त? इतनी बात सभी प्यारे विद्यार्थियों की एकदम बेहतर तरीके से क्लियर हो रही होगी और समझ में भी मेरे दोस्त आ रही होगी। ठीक है, तो चलिएगा। अब देखिए भैया जी, हमारी बोली क्या होती है? ये तो हो गई भाषा। अब बोली क्या होती है सर? भैया, बोली की अगर मैं बात करूं तो बोली का जो क्षेत्र होता है, बोली का जो क्षेत्र होता है वो मेरे दोस्त अलग होता है। मैं अगर बात करूं तो मेरे दोस्त क्या कह सकते हैं, क्या है? वर्ण, वर्ण और अक्षर में क्या अंतर होता? ओ भैया, वर्ण वो होता है जिसको हम लिख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। ठीक है। और अक्षर जो होता है वो होता है ध्वनि, जो केवल सुनाई देती है, उसी को अक्षर कहते हैं। बात समझ में आ गई? वर्णों से मिलकर के अक्षर बनते हैं, वर्णों से मिलकर के अक्षर बनते हैं, यानी कि अक्षरों के सार्थक शब्द से शब्द बनते हैं। जो अक्षरों का सार्थक शब्द होगा उससे शब्द बनते हैं। यही अंतर है दोनों में, और क्या है भैया? ज्यादा तो कुछ भी ना है। चलिए, मैंने कहा अभी आप लोगों को चल रही है मेरे दोस्त आपकी भाषा एवं बोली, और बीच में मेरे दोस्त पूछ रहे हैं कि अल्प वर्णमाला का क्वेश्चन। मेरे दोस्त, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बताने में असमर्थ हूं, जो असमर्थ हूं, अगर मैं नहीं बता सकता तो मैं नहीं बता सकता, मैं सामने कह दूंगा ये वाली बात। लेकिन जो चीज मुझे पता है मैं बता दूंगा, बाद में भी बता दूंगा, पहले भी बता दूंगा। तो प्लीज आप अनुरोध है आप सभी से,
थोड़ा सा मेरे दोस्त आप बस केवल धैर्य बना करके रखिए, बणमाला भी पूरी नहीं हुई है। बणमाला में बण विच्छेद शब्द भी मेरे दोस्त आप लोगों के आएंगे, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना। तो मैंने कहा अब मैं आपका साहित्य इसलिए लेकर के चल रहा हूं जिससे आप लोगों को मेरे दोस्त आगे चल करके परेशानी ना उठानी पड़े। बात कर रहा हूं मेरे दोस्त मैं बोली की, भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। क्या बनेगी परिभाषा? भाषा के क्षेत्रीय रूप को, भाषा के क्षेत्रीय रूप को, क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं, बोली कहते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों बहनों, आपको इतना ध्यान रखना है, मैंने कहा मनुष्य के जो विचार हैं, आपके जो विचार हैं, आपकी जो भावनाएं हैं, वो अपने सामने मतलब किसी दूसरे के सामने अभिव्यक्त करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? वो मेरे दोस्त हम किसका प्रयोग करेंगे? भाषा का प्रयोग करेंगे। बात समझ में आ गई क्या ना? बात क्लियर हो गई? अब अगर मैं बात करता हूं मेरे दोस्त किसकी, मैं बात करता हूं भाषा के क्षेत्रीय रूप की, तो मेरे दोस्त वो बोली होती है। बोली को ही मेरे दोस्त आप लोगों का उसी को कहते हैं, उसी को ही मेरे वीर हम क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। इतनी बात सबकी समझ में आ गई? एक बार पहले यहां तक इन दोनों की बात समझ में आ गई हो तो थम्स अप करके बता दो। एक बार मेरे वीर थम्स अप करके बता दो जल्दी से, इतनी बात सबकी समझ में आ गई हो तो जल्दी से थम्स अप करके बता दो एकदम। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत ही गजब। देखो मैं नाराज में मेरे दोस्त किसी से नहीं होता हूं, और ना ही मेरा स्वभाव कभी गुस्सा करने का। गुस्सा करूंगा तो कहां जाऊंगा? आऊंगा आपके पास ही लौट करके, है ना? ये समझ रहे हैं कि नहीं? तो गुस्सा करना तो भैया मेरा बनता ही नहीं है। आपका कर्म है, जो आपका डाउट है वो पूछने का, मेरा धर्म बनता, मेरा कर्तव्य बनता है आपको डाउट क्लियर करने का। ठीक है भैया जी, चलिए अब देखो इन दोनों में अंतर और बता देता हूं, इन दोनों में अंतर और बता देता हूं, एक भाषा में और एक बोली में। कुछ अगर पूछ लिया जाए मेरे दोस्त आप लोगों को, एक तरफ मैं लिखता हूं क्या मेरे दोस्त? भाषा, और एक तरफ मैं लिखता हूं मेरे दोस्त आपकी बोली। एक तरफ क्या लिखूंगा मेरे दोस्त? मैं बोली। तो ध्यान से आप सभी मेरे प्यारे वीरों समझ करके चलना, यहां पर विशेष तरीके से ध्यान रखना। अब देखो कैसे होगा। मैं अगर बात करता हूं मेरे दोस्त भाषा की, तो भाषा में साहित्य की प्रचुरता मेरे दोस्त है। क्या होगा? भाषा में साहित्य की प्रचुरता होती है। क्या होता मेरे दोस्त? भाषा में साहित्य की प्रचुरता रहती है, साहित्य की प्रचुरता रहती है। आप कहोगे भैया जी बोली का क्या होगा, है ना? बोली का क्या होगा मेरे दोस्त? बोली में जो होता है वो मेरे वीर साहित्य की जो है अभाव रहता है, अर्थात बोली में साहित्य का अभाव रहता है मेरे शेर। बोली में क्या रहता है? बोली में मेरे वीर आपका साहित्य का अभाव रहता है। बोली साहित्य का अभाव रहता है, इसमें क्या होगा मेरे दोस्त? साहित्य का अभाव रहता है। बोली में साहित्य का अभाव रहता है। अभाव रहता है। सभी प्यारे वीरों को समझ में आई बात? आगे देखो मेरे दोस्त, और क्या बन सकता है इसका मुख्य बिंदु? और बन सकता है भाषा का क्षेत्र व्यापक है। भाषा का जो क्षेत्र है, भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है, व्यापक है। जबकि मेरे दोस्त बोली का क्षेत्र कैसा है? बोली का क्षेत्र सीमित है। बोली का क्षेत्र सीमित है। जैसे मैं हूं मेरे दोस्त, है ना? क्षेत्र सीमित है। जैसे मेरे दोस्त मैं हूं, आप लोगों को मैं बता दूं कि मैं कहां पर रहने वाला हूं? अमरोहा डिस्ट्रिक्ट से हूं मेरे दोस्त। तो मेरे अमरोहा डिस्ट्रिक्ट में क्या बोली जाती है? खड़ी बोली बोली जाती है। तो मेरा जो क्षेत्र है अमरोहा क्षेत्र,
अगर अमरोहा क्षेत्र से अलग चले जाएंगे हम तो वहां पर कोई और बोली बोली जाती होगी, संभल चले जाएंगे वहां कोई और बोली बोली जाती होगी, मुरादाबाद चले जाएंगे वहां कोई और बोली बोली जाती होगी। इस तरीके से सब क्षेत्रों का अपना अपना एक बोली क्षेत्र होता है। अयोध्या चली जाएंगे तो मेरे दोस्त कोई और बोली बोली जाएगी, लखनऊ चले जाएंगे तो अवधी मिलेगी, बिहार चले जाएंगे तो मगही मिलेगी, समझ रहे कि नहीं। तो इनका एक अपने आप में एक क्षेत्र होता है, ये बात का ध्यान मेरे वीर आप सभी को रखना है। ठीक है जी, आगे देखो। इसके बाद सारी चीजें लिखी हुई तो समझ में आ रही है नहीं, कोई त्रुटि वगैरह दिखाई दे तो मेरे दोस्त आप सभी मुझे अवगत करा देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं भी एक मनुष्य हूं मेरे दोस्त, मुझसे भी गलती हो सकती, कोई बड़ी बात नहीं है। भाषा में अनेक बोलियां हो सकती हैं। क्या है मेरे दोस्त? भाषा में अनेक बोलियां हो सकती हैं। अनेक बोलियां हो सकती हैं। जबकि बोली की अगर मैं बात करूं, बोली को वाणी में समाहित नहीं किया जा सकता। जबकि जो बोली होती है, बोली को वाणी में समाहित नहीं किया जा सकता। बोली को वाणी में समाहित नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता। मैं बिल्कुल बेस से लेकर के चल रहा हूं, शून्य से, बिल्कुल शून्य से लेकर के चल रहा हूं। समझ में आ गई बात इतनी? ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। और हां, उन विद्यार्थियों के लिए मेरा एक सजेशन है, किनके लिए? जो विद्यार्थी 1.0 में और 2.0 में पढ़ चुके हैं, है ना, उन विद्यार्थी के लिए मेरे दोस्त मेरा एक सजेशन ये है कि जो आपको साहित्य के नोट्स में कुछ नई चीजें मिले, ठीक है, क्योंकि देखिएगा सर्च करने के लिए समय होना चाहिए, कोई नई नई चीजें खोजने के लिए समय होना चाहिए। तो मेरे पास मेरे दोस्त इस बार मुझे कुछ और मेरे दोस्त भरपूर समय मिला है, ठीक है, कुछ और नया मिला है। तो मेरे दोस्त आपको ध्यान में रखना है, आप इसमें मेरे शेयर कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपने नोट्स में अपडेट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अपने नोट्स में अपडेट कर सकते हो, जो कुछ नई चीज मिलती है आप सभी विद्यार्थियों को, यह बात ध्यान रखना आप सभी। ठीक है, भाषाएं लिखित और मौखिक प्रकार की होती हैं, ध्यान देना। भाषाएं, अंतर समझा रहा हूं मैं, भाषाएं लिखित और मौखिक भाषाएं लिखित और मौखिक प्रकार की होती हैं, जबकि मेरे दोस्त बोली मौखिक होती है। जबकि बोली मौखिक होती है। बोली मौखिक होती है। जबकि बोली कैसी होती है मेरे दोस्त? मौखिक होती है। इतनी बात सबकी समझ में आ गई? इतनी बात मेरे वीर सबकी समझ में आ गई है ना? इतनी बात क्लियर हो गई? बोली को वाणी में समाहित का मतलब क्या होगा? बोली को वाणी मतलब जो हम बोल रहे हैं, जो हमारी क्षेत्रीय बोली है, उसको हम समाहित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर क्षेत्र की अलग अलग वाणी है। ऐसा नहीं कि जैसे इसमें देखो, भाषा में अनेक बोलियां आ गई, भाषा शब्द में अनेक बोलियां आ गई, इसी प्रकार से बोली को जहां जिस क्षेत्र की हम बोल रहे हैं उसको हम उसमें समाहित नहीं कर सकते। इसका अर्थ यह होता है। समझ में आ गई होगी वीर? एकदम बेहतरीन और जबरदस्त तरीके से, एकदम क्लियर तरीके से। बढ़िया गुरुजी, बढ़िया प्यारे वीरों, इतनी बात सबकी समझ में आ गई? चलिए ठीक है, आगे एक और पॉइंट, मुख्य बिंदु मेरे दोस्त इसका लिख दो। क्या है कि भाषा जो है वो मेरे दोस्त क्या होती है? भाषा व्याकरण के नियमों पर आधारित होती है। भाषा
व्याकरण के नियमों पर आधारित होती है, नियमों पर आधारित होती है, जबकि मेरे दोस्त बोली जो होती है मेरे दोस्त, बोली के लिए कोई व्याकरणिक नियम नहीं होता, जबकि बोली के लिए कोई व्याकरणिक नियम आधारित नहीं होता। कोई व्याकरणिक नियम नहीं होता, नहीं होता। अब प्यारे वीरों, आप भाषा और बोली में अंतर समझ गए या ना, इतना बता दीजिएगा मुझे थम्स अप करके। अब आप मेरे दोस्त भाषा और बोली में अंतर समझ गए या ना मेरे दोस्त, मुझे इतना बता दो बस थम्स अप करके मेरे दोस्त। बोली, भाषा जो है हर जगह काम आती है, लेकिन बोली केवल एक विशेष क्षेत्र तक ही सीमित होती है। बात समझ में आ गई? बोली जो है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे दोस्त एक विशेष क्षेत्र तक मेरे दोस्त सीमित होती है। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार, गजब। अब मैं बढ़ता हूं मेरे दोस्त, आप लोगों को हिंदी साहित्य की ओर अग्रसर करता हूं। आज हिंदी साहित्य को पढ़ेंगे एकदम अच्छे और बेहतर तरीके से। ठीक है वीरों, चलिएगा। देखो, अगर मैं बात करता हूं मेरे दोस्त आप लोगों से हिंदी साहित्य में, हिंदी भाषा जो है वो कौन से परिवार का हिस्सा है, कौन से परिवार के अंतर्गत मेरे दोस्त आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। अच्छा बताइए, आप सभी विद्यार्थी बताइएगा कि हिंदी भाषा हमारी कौन से परिवार का हिस्सा है। बताएंगे मेरे वीर, जल्दी से बताओ, बताएंगे मेरे शेर, फटाफट बताएंगे। मैंने कहा कि हिंदी जो है हमारी वो कौन से परिवार का हिस्सा है। भैया मोबाइल नंबर सिर्फ आपको ही दिखाई देगा, किसी और को दिखाई नहीं देगा। मोबाइल नंबर केवल और केवल आप लोगों को ही दिखाई देगा, अन्यथा किसी और विद्यार्थी को आपका नंबर नहीं दिखाई देगा। ठीक है ना वीर, ध्यान रखना। बिल्कुल सही और सटीक, भारोपीय, एकदम बेहतरीन और एकदम शानदार। हिंदी भारोपीय परिवार का हिस्सा है। ध्यान से समझेंगे, हिंदी क्या है मेरे दोस्त, भारोपीय परिवार का हिस्सा है। हिंदी क्या है मेरे दोस्त, भारोपीय परिवार का हिस्सा है। आप कहोगे ये जो भारोपीय परिवार है किसके योग से मिलकर बनता है, तो मेरे दोस्त ये योग से मिलकर बनता है भारत और यूरोप के योग से। किसके, भारत और यूरोप के योग से मेरे दोस्त ये मिलकर बनता है भारोपीय। इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना, इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना। एक प्रश्न तो यही आ जाएगा कि हमारी जो हिंदी है वो किस परिवार का हिस्सा है। आपका विकल्प एक दिया जाएगा, वो कौन सा होगा, वो है आपका भारोपीय परिवार का हिस्सा है। अब देखिए, इस भारोपीय परिवार में मेरे दोस्त चार भाषा परिवार मेरे दोस्त बांटे हैं। अर्थात मैं बात करूं, भारत में चार भाषा परिवार हैं। भारत में चार भाषा परिवार हैं, चार भाषा परिवार मेरे दोस्त हैं। ठीक, आप कहोगे कौन कौन से। एक तो आपका होता है मेरे दोस्त क्या, भारोपीय। एक क्या होता है मेरे दोस्त आपका भारोपीय। एक होता है मेरे दोस्त आप लोगों का द्रविड़। एक होता है मेरे दोस्त आप लोगों का द्रविड़। एक होता है मेरे दोस्त आप लोगों का ऑस्ट्रिक। क्या होता है, ऑस्ट्रिक। और एक परिवार होता है मेरे दोस्त चीनी तिब्बती। एक क्या होता है, चीनी और तिब्बती भाषा परिवार होता है। ठीक है, बहुत प्यार से मेरे दोस्त करते चलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगर मैं बात करता हूं मेरे वीरों आप लोगों का, क्या है कि भारत में चार भाषा परिवार प्रचलित हैं आप लोगों के। अब इन चार भाषा परिवार में कितने लोग मेरे दोस्त
कितने प्रतिशत लोग इसके अंतर्गत आते हैं? भारोपीय परिवार में कितने आते हैं, द्रविड़ में कितने आते हैं, ऑस्ट्रिक में कितने आते हैं, और चीनी तिब्बती में मेरे दोस्त कितने आते हैं? इस बात को दिमाग में रखना है। देखिए, अगर मैं बात करता हूं मेरे दोस्त किसकी, आप लोगों से भारोपीय परिवार की, तो मेरे दोस्त इसमें 73% लोग भारोपीय परिवार के अंतर्गत, और मेरे दोस्त 25% जो हैं वो मेरे दोस्त आपके द्रविड़ के अंतर्गत। और अगर मैं ऑस्ट्रिक की बात करूं 1.3%, और अगर मैं चीनी तिब्बती की बात करूं तो 0.7% मेरे दोस्त इसके अंतर्गत आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे। बिल्कुल सही, सटीक, जबरदस्त। इतनी बात सबकी समझ में आ गई? इतनी बात सबकी समझ में आ गई? इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना मेरे दोस्त? वैसे भाषा परिवार तो बहुत सारे हैं, ठीक है, किसी बुक में 6 दिए हैं, लेकिन हम तो केवल और केवल मेरे दोस्त आपका क्या बोलेंगे, हम तो केवल और केवल मेरे दोस्त क्या बोलेंगे मेरे दोस्त, 4 मुख्य भाषा परिवार है। हमको उतना ही पढ़ना है जितना हमारे सिलेक्शन में काम आएगा। आलतू फालतू हमें कोई एक लेक्चरार की तैयारी नहीं करनी है कि हां हम लेक्चरार की तैयारी कर रहे हैं कि बिल्कुल ही ज्यादा घुस जाएं उसमें साहित्य में, ना मेरे दोस्त। बात समझ में आ गई क्या ना? नहीं, ये नहीं होगा। बात समझ रहे कि नहीं? फालतू पढ़ करके अपना समय खराब करेंगे हम, बाकी और कुछ नहीं। ये बात का ध्यान रखना, ठीक है ना वीर? ये बात का ध्यान रखना, ठीक? क्लियर है? चलिए अब देखिएगा, अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त आप लोगों से कि भारोपीय परिवार की शाखाएं कितनी प्रचलन में हैं आप लोगों की, 10 शाखाएं वैसे तो प्रचलन में होती हैं आप लोगों की। भारोपीय परिवार की कितनी शाखाएं प्रचलन में हैं, ठीक है? तो यहां ध्यान से देखिएगा, भारोपीय परिवार की, देखो इससे प्रश्न कैसे बनेगा, इससे प्रश्न ऐसे बनेगा कि जो आप लोगों से मेरे दोस्त पूछा जा सकता है, इस बात का विशेष तरीके से ध्यान रखना, ठीक है? ठीक है, इस बात का विशेष तरीके से ध्यान रखना कि भारोपीय जो परिवार है इसके अंतर्गत कितने प्रतिशत आता है, आप लोगों से विकल्प में होगा, और ये आता भी है मेरे दोस्त। तो आपका विकल्प होगा एक 73%। क्या है ये? 73%। विकल्प देख करके आपको आंसर टिक कर देना है, बस कितना। ठीक है जी, मैंने कहा आपसे क्या कि भारोपीय परिवार की 10 शाखाएं प्रचलन में हैं। भारोपीय परिवार की 10 शाखाएं, 10 शाखाएं क्या है मेरे दोस्त? प्रचलन में है। यानी कि 10 शाखाएं ऐसी हैं जो प्रचलित हैं, जिन्हें 2 वर्गों में बांटा है। जिनको कितने वर्गों में बांटा मेरे दोस्त? 2 वर्ग। आप कहोगे 2 वर्ग कौन कौन से भैया जी? 2 वर्ग जो है मेरे दोस्त आप लोगों को बताऊंगा। देखिए, एक वर्ग तो हो जाएगा मेरे दोस्त आपका कौन सा? सप्तम वर्ग। सतम वर्ग क्या हो जाएगा? एक सतम वर्ग मेरे दोस्त आप लोगों का हो जाएगा। और दूसरा जो वर्ग हो जाएगा वो हो जाएगा फेतुम वर्ग। कौन सा हो जाएगा दूसरा? वो हो जाएगा मेरे दोस्त आपका फेतुम वर्ग। अब 2 वर्गों में इनको बांटा गया है। एक बांटा है सतम वर्ग में, आप लोगों ने मेरे से पहले लिख दिया है, और दूसरा बांटा है मेरे दोस्त आप लोगों का फेतुम वर्ग में, आप लोगों ने मेरे से पहले लिख दिया है। अब बताओ इससे आसान क्या ही हो सकता? जो लोग पढ़ चुके हैं, जो नहीं पढ़ चुके हैं मेरे दोस्त, वो भी ऐसे लिखेंगे आने वाले समय में। अब अगर बात करता हूं कि सप्तम वर्ग की, अगर मैं बात करता हूं इसके अंतर्गत क्या क्या मिलेगा। देखिए, इसके अंतर्गत मेरे दोस्त आप लोगों को मिलेगा भारत ईरानी भाषा। क्या मिलेगा? भारत ईरानी भाषा। इसी के अंतर्गत मिलेगा किसमें? सप्तम वर्ग में। और अरमानी, आर्मीनी, और क्या मेरे दोस्त? अल्बानी भाषा। किसके अंतर्गत?
इसी के देखो, इससे प्रश्न कैसे बनेगा आप लोगों को मैं बता देता हूं। इससे प्रश्न ऐसे बनेगा मेरे दोस्त आप लोगों का, क्या है कि भैया जी भारत ईरानी भाषा किस वर्ग के अंतर्गत आती है? तो आपका जो जवाब होगा वो होगा सतम वर्ग। आपका जो जवाब होगा वो मेरे दोस्त क्या होगा? सतम वर्ग हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात क्लियर हो गई वीर? आगे देखिएगा, आगे अगर मैं बात करता हूं फेतुम वर्ग की, तो फेतुम वर्ग में मेरे दोस्त आप लोगों को जर्मन क्या मिलेगा? जर्मन। और इसके अंतर्गत और क्या मिलेगा मेरे दोस्त? इटैलिक, इटैलिक मिलेगा। और मेरे दोस्त आपको इसमें ग्रीक मिलेगा, ग्रीक मिलेगा। और एक मिलेगा मेरे दोस्त आप लोगों को यूरोपीय भाषा। क्या मिलेगा? यूरोपीय भाषा। इसके अंतर्गत आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। बात क्लियर है? इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना? इतनी बात सभी की क्लियर हो गई है ना मेरे दोस्त? ठीक है, थम्स अप कर देना। मैंने बोला कि भारोपीय परिवार की जो शाखाएं होती हैं वो 10 शाखाएं प्रचलन में होती हैं, लेकिन मेरे दोस्त इसमें 2 वर्ग होते हैं, एक सतम वर्ग होता है और एक होता है मेरे दोस्त आप लोगों का फेतुम वर्ग। एक क्या होता है मेरे दोस्त? फेतुम वर्ग होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इसमें एक बात का विशेष तरीके से ध्यान आप लोगों को रखना होगा कि जो सतम वर्ग होता है वो भारोपीय परिवार की एक शाखा के अंतर्गत मेरे दोस्त आपको देखने के लिए मिलता है। यदि और मैं बात करूं कि जो भारोपीय भाषा के कुछ व्यंजन होते हैं जो मूल रूप में होते, मूल रूप में ही रहे, है ना, जो मूल रूप में ही होते हैं, जबकि वो केतुम वर्ग की बात मैं करता हूं तो वे विकसित उससे भी हो गए हैं। इसी के अंतर्गत आप लोगों को इनमें जो व्यंजन होते हैं ना उनका मेरे दोस्त आप लोगों को निर्माण देखने के लिए मिलेगा, पहचान देखने के लिए इसके अंतर्गत आप लोगों को मिलेगी। सतम वर्ग में से या उसके संगत ध्वनि मिलती है, इसमें मेरे दोस्त से या उसके संगत मेरे दोस्त ध्वनि आप लोगों को मिलती है। बात समझ में आ गई है ना? बात समझ में आ गई है ना मेरे दोस्त? इतनी बात, इसीलिए ये बने हैं, इसीलिए ये वर्ग दोनों बांटे गए हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं? बात क्लियर हो रही है नहीं? एक बार थम्स अप करते चलना, तो कि मैं अभी आप लोगों को एकदम से ही मेरे दोस्त सारी चीजें इसमें एकदम से क्लियर तो होगी नहीं, क्योंकि धीरे धीरे साहित्य में ढलना पड़ेगा हमें। और साहित्य में जब हम ढल जाएंगे ना पूर्ण रूप से, तब हम इसकी भाषा और बोली आप लोगों को पता चलेगी, क्योंकि इसी से ही निकल करके आएंगी आप लोगों की भाषा और बोली जो होती हैं। ये बात का ध्यान रखना, भाषा और जो बोली हैं वो इसी के अंतर्गत मेरे दोस्त आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, इससे क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा, ये बात का ध्यान रखना। ठीक, आपको आगे चल करके इसमें भाषा मिलेगी कि कौन सी भाषा किससे संबंधित होती है, हमारी उपभाषाएं कितनी होती हैं, हमारी बोलियां कितनी होती हैं। इस तरीके से मेरे दोस्त आप लोगों को देखने के लिए इससे प्रश्न मिलेंगे, जैसे मैं आपको बताऊंगा बाद में, अंत में भी दिखाऊंगा भी किस तरीके से प्रश्न आपको देखने के लिए मिल जाते हैं बोली और भाषाओं से। ध्यान रखना इस बात का। आगे देखिए, इसके बाद अगर मैं मेरे दोस्त बात करता हूं आप लोगों से, ठीक है, 3 भाषाएं होती हैं मेरे दोस्त आप लोगों की, एक प्राचीन भारतीय भाषा, एक मध्यकालीन भारतीय भाषा, और एक होती है मेरे दोस्त आप लोगों की आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। देखो कौन कौन सी होती हैं अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त, एक तो होती है आप लोगों की प्राचीन आर्य भाषा, प्राचीन आर्य भाषा, आर्य भाषा। अगर इनका सन पूछ ले मेरे दोस्त, वो क्या होगा भैया? इसका जो सन है वो आप लोगों का 1500 से 500 ईसा पूर्व है। क्या है? 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व है। देखो ईसा पूर्व और मेरे दोस्त
में क्या अंतर होता है? जो आपकी मेरे दोस्त ईसा मसीह है ना, उसके जन्म से पहले की बात मेरे दोस्त की जाती है। आप मेरे से भी पहले मेरे दोस्त आप लोगों ने लिख दिया, मेरे से भी पहले आप लोगों ने लिख दिया 1500 बीसी से 500 बीसी। बहुत बढ़िया। प्राचीन आर्य भाषा की अगर मैं बात करता हूं, आगे आता है मेरे वीर आप लोगों का, जिसको मैं बोलता हूं कौन सा? मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। क्या बोलता हूं? मध्यकालीन मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। भारतीय आर्य भाषा। अगर मेरे दोस्त मैं इनकी इसके समय सीमा की बात करूंगा तो हो जाएगा 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी। क्या हो जाएगा? 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी। आगे बात करूंगा मेरे दोस्त आधुनिक भारतीय आर्य भाषा 1000 ईस्वी से अब तक। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। क्या होगा मेरे दोस्त आप लोगों का? क्या इसमें आएगा आपका 1000 ईस्वी से अब तक। अब तक समझ में आ गई बात? क्लियर हो गई मेरे दोस्त इतनी बात? ठीक है, इतना विशेष तरीके से ध्यान में रखना है आप सभी विद्यार्थियों को। ये सन समय सीमा पूछी जा सकती है आप लोगों से, ठीक है? तो इस बात को विशेष तरीके से ध्यान में रखना है मेरे दोस्त आप लोगों को, ठीक है? इतनी बात क्लियर हो गई। खाकी बैच में देखो, और हाँ एक बात और जानकारी दे दूं, प्राचीन आर्य भाषा जो है वो हर एक कवि के अनुसार अलग अलग मत के अनुसार मिली हुई है। किसी कवि ने इसका समय सीमा कुछ और बताई है, किसी विद्वान ने इसकी समय सीमा कुछ और बताई है, ठीक है? लेकिन अधिकतर जो वरीयता दी जाती है वो मेरे दोस्त रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भी दी जाती है, एक दो मुख्य कवि और हैं उनके अनुसार भी मेरे दोस्त इसमें वरीयता दी जाती है, ठीक है ना? तो ये बात का ध्यान रखना। अगर प्राचीन की बात करूंगा तो किसी बुक में आपको 2000 से 500 मिलेगा, तो उसको मेरे दोस्त 2000 से हटा करके 1500 से 500 कर देना। संशोधन बुकों में 1500 से 500 आ रहा है, इसलिए आपको हमें 1500 ही करनी पड़ेगी। ये बात का ध्यान रखना, ठीक है? और प्राचीन जो भारतीय आर्य भाषा है उसको दो भागों में बांटा गया है। क्या है मेरे दोस्त? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा को दो भागों में बांटा गया है। आप कहोगे कौन कौन सी हैं, मैं आपको बताऊंगा। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, इसको दो भागों में बांटा है। आप कहोगे कौन कौन से दो भाग होते हैं, उनका चित्रण बता दो, हमें सबको समझा दो। तो मेरे दोस्त देख सकते हो आप सभी विद्यार्थी भी, क्या बनेगी प्राचीन भारतीय में? एक आ जाएगा मेरे दोस्त आपका वैदिक संस्कृत। क्या आ जाएगा मेरे दोस्त? एक आपका वैदिक संस्कृत आ जाएगा, और एक आ जाएगा मेरे दोस्त आपका लौकिक संस्कृत। आपसे पूछ सकता है कि वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत कहां से आई हैं? तो मेरे दोस्त प्राचीन भारतीय आर्य भाषा से आई है। ठीक है ना? बात समझ में आ गई क्या ना? बात क्लियर हो गई है ना मेरे दोस्त? अरे देखो, कहीं पर फेतुम आ जाता है लिखा हुआ, किसी बुक में फेतुम है और किसी बुक में मेरे दोस्त ये केतुम वर्ग दिया है, केतुम वर्ग दिया है, केतुम। इसमें कै वर्ण को ज्यादा वरीयता दी जाती है, इसमें फै वर्ण को मेरे दोस्त ज्यादा वरीयता दी जाती है। परेशान ना हुआ करो किसी भी बात को लेकर के, मैं एक बुक ना पढ़ता मेरे दोस्त, अनेक बुकों का संकलन लेकर के आता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है ना? तो कहीं पर केतुम मिलेगा, कहीं पर मेरे दोस्त फेतुम मिलेगा, दोनों ही सही है, गलत कोई नहीं है। यह बात का ध्यान रखना, क्योंकि मैं भी पुस्तकों से ही लाता हूं, मैं अपने मेरे दोस्त कॉमन चीजें में सारी चीजें लेकर के आता हूं, ठीक है ना वीर? ध्यान रखना, परेशान ना हुआ करो आप सभी।
हाँ जी, मैंने कहा प्राचीन आर्य भारतीय आर्य भाषा जो है दो वर्गों में बांटी है। एक बांटी है मेरे वीर आपकी कौन से में, वैदिक संस्कृत में। किस में बांटी है मेरे दोस्त आपकी, एक बांटी है वैदिक संस्कृत में बांटी है, और दूसरी बांटी है मेरे दोस्त आपकी लौकिक संस्कृत में। किसमें बांटी है मेरे वीर, लौकिक संस्कृत में बांटी है। एक भैया कमेंट में कह रहे हैं कि सर जी फेतुम ही होता है, नवीन सर ने भी फेतुम लिखाया है। बिल्कुल भैया, मैं भी तो वही कह रहा हूं, दोनों ही सही हैं, गलत कोई नहीं है। मैंने दोनों लिख दी। अब बताओ आगे भैया, वैदिक संस्कृत की अगर मैं बात करता हूं तो 1500 से कितना है मेरे दोस्त, 800 ईसा पूर्व। 1500 से 800 ईसा पूर्व ये दिया हुआ है इसका सन, और लौकिक का दिया हुआ है 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व इसका दिया हुआ है। 500 ईसा पूर्व इसका दिया हुआ है लौकिक का। इतनी बात समझ में आ गई या ना? इतनी बात सबकी समझ में आ गई या ना मेरे दोस्त? फटाफट बताओ। बेहतरीन। देखो समय सीमा जरूर याद कर लेना वीरो, इनकी समय सीमा पूछी जाती है, तो यह चीज का विशेष ध्यान आप सभी विद्यार्थियों को रखना है। बात समझ में आ गई या ना? बात क्लियर हो गई? हाँ हिमांशु, मैं कह तो रहा हूं मेरे वीर, जो अब वर्तमान की बुक है ना मेरे वीर, उसमें आप लोगों का जो आता है वो आता है मेरे वीर आपका 2000 से 500 कुछ बुकों में। लेकिन अब जो वर्तमान की संशोधन बुकें आ रही हैं उसमें 1500 से 500 आ रहा। गलत नहीं जाने का मैं कह रहा हूं, परेशान ना हो। ठीक है जी, आगे देखिए, आगे क्या कह रहा हूं मेरे दोस्त में। ये तो हो गई किसकी, ये बात हो गई मेरे दोस्त प्राचीन किसकी, मेरे दोस्त आर्य भाषा की बात हो गई है। बात समझ में आ गई है ना? बात क्लियर हो गई? अब अगर मैं बात करता हूं मेरे दोस्त, देखो यहां पर अंतर मिलेगा। अगर आपने यहां 2000 लिखा है तो वैदिक संस्कृत में आपको 2000 यहां पर लिखना होगा। यह बात का विशेष तरीके से ध्यान रखना। अगर 2000 यहां है तो यहां भी 2000 मिलेगा आपको। मैंने यहां 1500 लिखा है तो यहां भी मैंने 1500 लिखा है, तो यह चीज का ध्यान रखो। बिल्कुल। आगे देखो, मैंने कहा इसके बाद आपको मिलेगा मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। क्या मिलेगा मेरे दोस्त आपको? मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। अब जब बुक नई छप करके आती है, बुक को क्या कहते हैं हम? बुक को ऐसा ना कहते अने अपडेट होकर के बुक आई है, तो अपडेट होकर के बुक का आने का मतलब ही क्या होगा? अरे जो पुरानी चीजें हैं, जो संशोधन हुआ है, उसको संशोधन करके मिलेगा नहीं मिलेगा बुक में, तो वही चीज है आपके सामने भी। ये बात का ध्यान रखना, ठीक है ना? तो फिर अन्नी वरना तो नुई क्या है, यू ऐसे ही क्यों कह देते हैं सभी कि अपडेटेड बुक है। कौन सा संस्करण है? 5वां संस्करण है या 6ठा संस्करण है या 7वां संस्करण है या 8वां संस्करण है? ऐसे ना कहते सब लोग? बिल्कुल, इसीलिए तो कहते हैं, क्योंकि वो सब अपनी बुक को संशोधित, अगर कोई त्रुटि है तो उसको संशोधन करके देते हैं। ठीक है ना? आगे देखो, अब अगर मैं बात करता हूं मेरे दोस्त आप लोगों से मध्यकालीन आर्य भाषा की, ठीक है ना मेरे दोस्त? अब अगर मैं मध्यकालीन आर्य भाषा की बात करूंगा तो इसको बोलेंगे क्या मेरे दोस्त? हम इसको 3 भागों में बांटा। पाली। पाली आप जानते हैं क्या है मेरे दोस्त? पाली के अंतर्गत ये प्रथम प्राकृत कहलाती है। क्या कहलाती है ये प्रथम प्राकृत मेरे दोस्त ये कहलाती है। और आपको बता दूं, ये जो है 500 ईसा पूर्व से एक आता है इसका, एक ईस्वी। 500 ईसा पूर्व से एक ईस्वी मेरे दोस्त पाली का आता है समय सीमा। बात समझ में आ गई? ये 3 भागों में मेरे वीर बांटी गई है। ये कितने भागों में बांटी है वीर? ये 3 भागों में बांटी गई है। आप कहोगे कैसे भैया जी? तीसरा भाग कौन सा है पाली के बाद? पाली के बाद मेरे दोस्त आप लोगों का आता है प्राकृत। क्या आता है?
प्राकृत, इसको द्वितीय प्राकृत बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे मेरे दोस्त? द्वितीय प्राकृत मेरे वीर, इसको हम बोलते हैं। इसके अंतर्गत क्या मिलेगा मेरे दोस्त आप लोगों को देखने के लिए? इसका जो समय सीमा है वो 1000 ईस्वी से 500 ईस्वी मेरे दोस्त मिल जाएगी आप लोगों को। और तीसरे नंबर पर मेरे दोस्त आपको देखने के लिए मिलेगा क्या? अपभ्रंश। क्या मिलेगा? अपभ्रंश। आप कहोगे भैया जी ये अपभ्रंश क्या चीज होती है? आप कहोगे ये भैया जी अपभ्रंश क्या चीज होती है? मेरे दोस्त अपभ्रंश का जो अर्थ होता है वो होता है, इसका जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है मेरे दोस्त बिगड़ा हुआ रूप। क्या होता है? बिगड़ा हुआ रूप। बिगड़ा हुआ रूप, इसको बोलते हैं क्या मेरे दोस्त हम? अपभ्रंश। और इसका जो समय सीमा है वो 500 ईस्वी से मेरे दोस्त कितना है? 1000 ईस्वी। 500 ईस्वी से कितना है? 1000 ईस्वी आपका इसके अंतर्गत आ जाएगा। बिगड़ा हुआ रूप बोलते हैं इसको। समझ में आ गई? अब बात कर रहा हूं किसकी? पाली की। अगर मैं पाली की बात करता हूं तो इसके अंतर्गत आप लोगों को जब पाली भाषा आई थी तब आपको 8 स्वर देखने के लिए मिले थे, 33 इसमें व्यंजन देखने के लिए मेरे दोस्त मिले थे। 33 कितने मिले थे? व्यंजन मिले थे मेरे दोस्त इसके अंतर्गत देखने के लिए। ठीक है, इसमें 8 स्वर, अपभ्रंश में 8 स्वर मिले थे, 4 काल मिले थे, 4 काल मिले थे, 8 स्वर मेरे दोस्त इसके अंतर्गत देखने के लिए मिले थे। सब में परिवर्तित 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 होता चला गया। इस अपभ्रंश को बिगड़ा हुआ रूप ही बोलते हैं। बात समझे? बात समझे या ना मेरे दोस्त? बात समझे या ना मेरे दोस्त? अभी आप लोगों को बेसिक चीजें बता रहा हूं, ध्यान रखना इस बात का। इसके बाद आता है मेरे दोस्त आप लोगों का कौन सा? आधुनिक जो आता है, जिसको हम बोलते हैं क्या? आधुनिक भारतीय भाषा जो आती है वो इसी के अंतर्गत जो 1000 ईस्वी से अब तक मेरे दोस्त चल रही है, जो ये रही आपके सामने। इससे आगे मेरे दोस्त आधुनिक है। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत ही गजब। आगे बढ़ रहा हूं मेरे दोस्त आप लोगों से। इसके आगे मेरे दोस्त आपको क्या मिलेगा? अपभ्रंश से विकसित हुआ है क्या? देखिए, अपभ्रंश से विकसित हुआ है बहुत कुछ आप लोगों को। अपभ्रंश इससे मेरे दोस्त विकसित हुआ है। ये अपभ्रंश अपने आप में एक बिगड़ा हुआ रूप होता है। इससे क्या क्या चीजें मेरे दोस्त विकसित हुई हैं वो देख लीजिएगा। इस पूरे अपभ्रंश से, इसी से ही मेरे दोस्त बोली भाषा सबका निर्माण मेरे दोस्त इसमें देखने के लिए मिलेगा आपको। ध्यान देना आप सभी। देखो, अपभ्रंश की बात करता हूं, इसमें शोर सैनी अपभ्रंश आएगा, एक आएगा मेरे दोस्त इसके अंतर्गत अर्धमागधी अपभ्रंश आएगा, एक आएगा मेरे दोस्त आपका इसके अंतर्गत मागधी अपभ्रंश देखने के लिए मिलेगा, पैसाची अपभ्रंश देखने के लिए मिलेगा इसके अंतर्गत, ब्रांचड़ अपभ्रंश मिलेगा इसके अंतर्गत, महाराष्ट्री अपभ्रंश मेरे दोस्त इसके अंतर्गत मिलेगा देखने के लिए। मैं सभी के नाम लिख देता हूं तभी आपको सारी चीजें क्लियर होगी। यहां देखो कैसे मैंने कहा, अपभ्रंश का अर्थ होता है बिगड़ा हुआ रूप। ये आएगा मेरे दोस्त इसके अंतर्गत शोर सैनी अपभ्रंश, शोर सैनी अपभ्रंश। ठीक है, इसमें आएगा अर्धमागधी अपभ्रंश। क्या आएगा? अर्धमागधी अपभ्रंश। ठीक है, इसमें आएगा मागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश। इसमें आएगा मेरे दोस्त आप लोगों का कौन सा? पैसाची, जिसको आप टक्क बोलते हो, टक्क, पैसाची अपभ्रंश, पैसाची अपभ्रंश। इसमें आएगा मेरे दोस्त आपका ब्रांचड़ अपभ्रंश, ब्रांचड़ अपभ्रंश। इसमें आएगा मेरे दोस्त आपका महाराष्ट्री अपभ्रंश, महाराष्ट्री अपभ्रंश। ठीक है, अब देख सकते हो आप मेरे वीरों कि भैया जी इस अपभ्रंश का अर्थ होता है बिगड़ा हुआ रूप। ठीक है,
इस अपभ्रंश का रूप जो होता है मेरे दोस्त बिगड़ा हुआ रूप होता है। और इस अपभ्रंश में मेरे दोस्त क्या क्या चीजें देखने के लिए मिलेगी? सौर सैनी मिलेगा। इस सौर सैनी के अंतर्गत मेरे दोस्त आपको क्या क्या देखने के लिए मिलेगा? एक आपको पश्चिमी हिंदी इसी के अंतर्गत मिलेगी। पश्चिमी हिंदी मेरे दोस्त इसी के अंतर्गत मिलेगी आपको, ठीक है। और राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी भी मेरे दोस्त आपको इसी के अंतर्गत देखने के लिए मिलेगी। पहाड़ी हिंदी से भी प्रभावित होता है सौर सैनी अपभ्रंश, खस सौर सैनी अपभ्रंश से प्रभावित होता है, ध्यान रखना। राजस्थानी हिंदी भी मेरे दोस्त आप लोगों को इसी के अंतर्गत देखने के लिए मिलेगी, ये भी खस सौर सैनी अपभ्रंश से प्रभावित होता है। एक होता है मेरे दोस्त आप लोगों का गुजराती, ये भी मेरे दोस्त आप लोगों को सौर सैनी अपभ्रंश से ही विकसित है। आगे आता है अर्धमागधी, इसमें मेरे दोस्त पूर्वी हिंदी देखने के लिए मिलेगी, जिसके अंतर्गत अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी जो 3 बोली आती हैं। मागधी में मेरे दोस्त आप लोगों को बिहारी हिंदी मिलेगी, और बिहारी हिंदी के अंतर्गत मगही, मैथिली, भोजपुरी मेरे दोस्त इसके अंतर्गत आती है। पैसाची की अगर मैं बात करूं, इसको टक्क भी बोलते हैं मेरे दोस्त, इसमें पंजाबी और लहदा मिलेगी। पंजाबी और कौन सी मिलेगी मेरे वीर? लहदा, लहदा ये मिल जाएगी। और ब्रांचड़ की अगर मैं बात करूं तो मेरे दोस्त इसमें आपको सिंधी देखने के लिए मिलेगी। कौन सी मिलेगी? सिंधी। और इसमें आपको कौन सी देखने के लिए मिलेगी? मराठी मेरे दोस्त देखने के लिए मिल जाएगी। इतनी बात सभी मेरे प्यारे वीरों की समझ में आई है ना? बात समझ में आ गई है ना? ये दोनों के दोनों सौर सैनी अपभ्रंश से प्रभावित होते हैं, ये खस सौर सैनी से, ये दोनों के दोनों। ये ध्यान रखना, जब मैं आगे इसको एक एक करके मेरे दोस्त लिखाऊंगा तब आप लोगों को पता चलेगा। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई? तो अब आप देखिएगा मेरे दोस्त, अपभ्रंश का अर्थ होता है बिगड़ा हुआ रूप। हिंदी की जो उपभाषाएं आप लोगों की शुरू होती हैं वो अब शुरू होती हैं हिंदी की उपभाषाएं यहां से। हिंदी की उपभाषाएं, आप लोगों से प्रश्न बनेगा कि हिंदी की उपभाषा कितनी होती हैं? हिंदी की उपभाषा अगर आप लोगों से कोई पूछे तो आपको जवाब देना है कि भैया जी 5 वर्गों में बांटा हिंदी की उपभाषा को। आपका मेरे दोस्त जवाब होगा कि 5 वर्गों में भैया जी इस हिंदी को बांटा है। आप कहोगे कैसे बांटा है 5 वर्गों में? मैं आपके सामने पांचों के पांचों लिख रहा हूं। क्या है मेरे दोस्त? पश्चिमी हिंदी, क्या होगा मेरे दोस्त आप लोगों का? पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी उपभाषा होगी एक आप लोगों की, ठीक है। एक होगी मेरे वीर आपकी पूर्वी हिंदी, एक होगी आपकी पूर्वी हिंदी, एक होगी मेरे दोस्त आप लोगों की बिहारी हिंदी, बिहारी हिंदी, एक होगी मेरे दोस्तों आप लोगों की मेरे वीर जिसको हम बोलते हैं पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, और एक होगी मेरे दोस्त आप लोगों की जिसको हम बोलते हैं कौन सी? जो राजस्थानी हिंदी होती है। कौन सी होती है? राजस्थानी हिंदी होती है, ठीक है। अब आप कहोगे इसके अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं? पश्चिमी हिंदी में 5 आएंगी, पूर्वी हिंदी में 3 आएंगी, बिहारी हिंदी में 3 आएंगी, पहाड़ी हिंदी में 3 आएंगी। कहीं पर तो मेरे दोस्त क्या क्या मिल जाता है आप लोगों को देखने के लिए? कहीं पर मिल जाएगा इस पहाड़ी हिंदी में कुल्लोई, कुमाऊनी और गढ़वाली, ठीक है। कुल्लोई, कुमाऊनी और गढ़वाली। बात समझ में आ गई क्या ना? और एक आता है मेरे दोस्त आप लोगों का राजस्थानी। देखो ये हैं आप लोगों की बोली, मेरी बात पर गौर देना सभी विद्यार्थी, ये हैं आप लोगों की बोली। ये क्या है? आपकी बोली। 5 3 3 3 4। अगर इनकी संख्या पूछता है, अगर इनकी संख्या पूछता है, आपका उत्तर होगा 18 बोली होती हैं। 5 तो उपभाषा होती हैं और 18 क्या होती हैं? बोली होती हैं। इतनी बात समझ में आ गई मेरे दोस्त? इतनी बात क्लियर हो गई? सत्येंद्र देखो मेरे वीर, मैं उतना पढ़ा करके चल रहा हूं मेरे दोस्त जितनी आवश्यकता है, इतना ध्यान रखना। ज्यादा फालतू हमें भी नुकसान देगा और तुम्हें भी नुकसान देगा, क्योंकि आपका एक एक पल, एक एक समय कीमती है मेरे दोस्त। प्रश्न इससे ना बने तब मुझसे कहना परीक्षा में कि नहीं बनना भैया जी, ठीक है ना? इस चीज का बात ध्यान रखना।
एक बार मुझे थम्स अप करके बता दो कि हाँ जी इतनी बात क्लियर हो गई यहां तक एकदम। फिर मैं आगे कल की कक्षा में आप लोगों को जो हिंदी की उपभाषाएं होंगी ना, उस उपभाषाओं में मेरे दोस्त मैं आप लोगों को बताऊंगा कौन सी उपभाषा किस अपभ्रंश से विकसित है, कौन सी उपभाषा का कौन सा बोली क्षेत्र है, जिससे मेरे दोस्त प्रश्न बनता है। समझ में आ गई? क्लियर हो गई जी? सर आप कौन सी बोली बोल रहे हो? मैं खड़ी बोली बोल रहा हूं, और पश्चिमी हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत आता है खड़ी बोली, जिसको आप कोरबी भी बोलते हो, जिसको आप कोरबी भी बोलते हो। तो मेरे वीरों, आज हमने कितना पढ़ा मैं आप लोगों को बता देता हूं, दोबारा से यहां पर ले चलता हूं। मेरे दोस्तों, मेरे वीरों, मेरे शेरों, मैंने पढ़ा भाषा और बोली, मैं इसको रिवाइज करा रहा हूं, आप लोगों को ध्यान में रखना, सभी विद्यार्थियों को। ठीक है, अब देखो मेरे दोस्त, आप लोगों से भाषा और बोली, भाषा क्या होती है मेरे दोस्त, मैं आप लोगों को बता देता हूं। भाषा का मतलब होता है कि मनुष्य के विचार और भावनाओं को अभिव्यक्त करना। जो हमारे मन में विचार हैं, जो हमारे मन के भाव हैं, उसको दूसरे के सामने अभिव्यक्त करना ही मेरे दोस्त क्या कहलाता है? साधन होता, भाषा होता है, उसको भाषा कहते हैं। भैया जी बोली क्या होती है? बोली जो होती है वो एक क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं, यानी कि भाषा का जो एक क्षेत्रीय रूप होता है उसको मेरे वीर बोली कहते हैं। आप कहोगे कैसे बोली कहते हैं? मेरे दोस्त, मैं कह दूं आप लखनऊ में रहते हो, तो मैं कह दूं लखनऊ में रहते हो, तो मैं आपसे कहने लगूं कि आप कौन सी बोली क्षेत्र के अंतर्गत आता? बोला कि लखनऊ किस बोली क्षेत्र के अंतर्गत आता, या लखनऊ में कौन सी बोली बोली जाती है? आपका जवाब होगा झड़ देने एकदम देंगे, भैया जी अवधी, भैया जी अवधी। तो बस यही बात तो मैं आपको समझा रहा था इतनी देर से मेरे वीर, मैं यही बात तो आप लोगों को समझा रहा था इतनी देर से, क्योंकि इसी प्रकार से आप लोगों को प्रश्न देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, इतनी बात सबकी समझ में आ गई। और ये जो 18 बोली वाला उपभाषा वाला प्रश्न है, अगर आपसे प्रश्न आता है कि हिंदी की उपभाषाएं कितनी होती है, आपका जवाब होगा कि भैया जी होती हैं 5। अगर आ जाए कि हिंदी की उपभाषाओं के आधार पर, वर्गों के आधार पर बोली कितनी होती हैं, आपका जवाब होगा 18, जो कि यूपी टेट की परीक्षा में अभी जो कैंसिल हुई थी, फिर दोबारा जो हुई थी, उसमें परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था। इस बात का ध्यान आप सभी को रखना है। ठीक है वीर, आगे मैंने बताया है आप सभी को कि भाषा में साहित्य की प्रचुरता रहती है, यानी कि भाषा में साहित्य का बोध होता है, भाषा में साहित्य शामिल रहता है, जबकि बोली में साहित्य का अभाव रहता है। बोली में मेरे दोस्त साहित्य की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आगे देखिएगा, भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है और बोली का क्षेत्र सीमित होता है। व्यापक मतलब फैला हुआ होता। भाषा हर जगह की भाषा अपनी अपनी अलग अलग होती है, बात समझ कि नहीं? इसी प्रकार से मेरे दोस्त बोली का क्षेत्र भी सीमित होता, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता, मान लीजिए हम किसी दूसरे राज्य से हैं, वहां पर दूसरी भाषा बोली जा रही है, हम आ गए उत्तर प्रदेश में, हमने वो भाषा भी सीख ली। धीरे धीरे हम काहे में ढल गए? बहुभाषिकता। और बहुभाषिकता का अर्थ होता है कि जिसमें अनेक भाषाओं का ज्ञान हो। बात समझ रहे कि नहीं? बात क्लियर हो गई मेरे दोस्त? आगे देखो मैंने क्या बोला है। आगे यहां पर भाषा में अनेक बोलियां हो सकती, भाषा के अंतर्गत बहुत सारी बोली होंगी, बिल्कुल होंगी, जायज बात है, यह ध्यान रखना, अंतर है इनका। ठीक है भैया, आगे देखो, इसके बाद मेरे दोस्त 4 भाषा परिवार मुख्य रूप से मैंने बताए हैं, और भारोपीय हिंदी भाषा जो है वो भारोपीय परिवार की भाषा है। इसमें 2 वर्ग बताए थे, एक सतम और एक केतुम या फिर फेतुम बोल सकते हो आप लोग मेरे दोस्त इसको। प्राचीन आर्य भाषा का मेरे दोस्त समय सीमा मैंने बताई है। आधुनिक भारतीय भाषा, मध्यकालीन भारतीय भाषा, इसके अंतर्गत मध्यकालीन भारतीय भाषा में क्या क्या चीजें आप लोगों की देखने के लिए मिली है, जो आप लोगों ने देखा नहीं है कि पाली भाषा प्रयोग हुई थी, प्राकृत भाषा प्रयोग हुई थी। जैसे आता नहीं है कि हिंदी भाषा का उद्भव क्या होता, क्रम क्या होता, सही संस्कृत पाली प्राकृत अपभ्रंश अबहट हिंदी ये होता। तो सबसे पहले क्या आई? संस्कृत, उसके बाद क्या आई? पाली, फिर उसके बाद क्या आई? प्राकृत, फिर उसके बाद क्या आई? अपभ्रंश, उसके बाद अबहट, और उसके बाद हिंदी। ऐसे मेरे दोस्त निर्माण हुआ है। समझ रहे होंगे? चलिएगा, उम्मीद करूंगा बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, सारी बातें एकदम क्लियर हुई होगी। और जो विद्यार्थी बीच में से जुड़े हैं उन विद्यार्थियों से निवेदन है कि आप कक्षा को दोबारा से देख लीजिएगा। ठीक है जी, ये बिल्कुल एकदम समझ में एकदम अच्छे से आ गई होगी। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।